इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर है साउंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से रहेगा। एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर कर लेंगे, पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले साउंड क्या है। साउंड एक प्रकार का वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि है। और साउंड उत्पन्न कैसे होता है। मान ले हम इस हारमोनियम पे इस उंगली रखेंगे इसके बटन पे, तो क्या होगा, इधर से हवा निकलेगा और हवा के कारण क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन के कारण हमको कुछ साउंड सुनाई देगा। मान लीजिए तार का सितार है, सितार को हम खींचेंगे, ठीक है। तो खींचेंगे तो ये बैक एंड फोर्थ आगे पीछे करेगा, आगे पीछे करेगा और वाइब्रेशन होगा, और जिसके कारण हमको साउंड सुनाई देगा। साउंड किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वाइब्रेशन के कारण, किसी भी चीज़ के वाइब्रेशन के कारण। जैसे कि उसके बाद अब आगे का ये देख लीजिए, साउंड क्या है। तो देखिए, साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग। बिना साउंड के हम किसी की बातों को समझ सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। साउंड के कारण हम बोलते हैं कुछ, तब ना किसी को बोलते हैं और कोई सुनता है, तब ना हमको पता चलता है। यानी कि साउंड हमको कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ध्वनि हमें संचार करने और अपने आसपास को समझने में मदद करती है। जैसे कि घंटी बजा, फुट स्टेप हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा, ठीक है, तबला, ये सब क्या साउंड उत्पन्न होता है, तभी ना हमको पता चलता है कि कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी के कारण, किसी से। जैसे कि देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। बिना वाइब्रेशन के साउंड उत्पन्न हो पाएगा नहीं। जैसे कि आपके साइकिल में घंटी होगा, घंटी बजाइए और उस पर हाथ रख दीजिए, साउंड देखिएगा आप बहुत कम उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि बिना वाइब्रेशन के साउंड उत्पन्न नहीं होगा। आप घंटी पे हाथ नहीं रखिएगा तो वो वाइब्रेट करते रहता है। जैसे ही आप घंटी पे हाथ रखिएगा उसका वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। समझ में आया? The sound is produced when an object vibrates. The back and forth motion of an object is called vibration. तो वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ के बैक एंड फोर्थ मोशन को, यानी कि आगे पीछे को। जैसे कि इसमें ही आप समझिए, देखिए ये सितार है, आगे पीछे कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, तब ना इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। और वाइब्रेशन हो रहा है तब ना आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो वाइब्रेशन क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी वस्तु का आगे या पीछे दोलन करना ही कंपन कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, ये इसको बजा रहा है तो क्या हो रहा है, इस पर डंटा मारेगा, तो डंटा मारेगा तो क्या होगा, ये आगे पीछे करेगा। और इसके आगे पीछे करने के कारण ही वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप दो पेंसिल को ऐसे कर लीजिए और बीच में रबर लगा दीजिए, और रबर लगा के इसको छोड़िएगा तो क्या होगा, ये रबर आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ध्वनि उत्पन्न होगा। और जैसे पहले इतना आगे पीछे होगा, फिर धीरे 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 कम होते जाएगा, तो ध्वनि का साउंड भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो हमको इससे क्या पता चलता है, वाइब्रेशन के कारण ही साउंड क्रिएट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, हीटिंग अ पैन और अ बेल, जैसे कि थाली या घंटी का बजाना, तो ये क्या वाइब्रेशन के कारण ही ना होता है। सारा चीज़ ये बताया वाइब्रेशन के कारण। बिना वाइब्रेशन के साउंड को क्रिएट उत्पन्न हो पाएगा नहीं। या फिर हम रबर बैंड को खींचेंगे तो भी वाइब्रेशन के कारण साउंड उत्पन्न होगा। या फिर ये देखिए, पानी के जो लहर होता है वो भी तो कंपन करता है। तो समुद्र के पास आप जाइएगा तो लहर के कारण साउंड आपको सुनाई देता है कि ना, सुनाई देता है। यानी कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड साउंड एंड ईच वाइब्रेशन स्टॉप साउंड स्टॉप। जैसे ही वाइब्रेशन ख़त्म होगा साउंड स्टॉप हो जाएगा। और इसका एग्जांपल में हम आपको समझा दिए। आप किसी भी चीज़ को, थाली को ही कस के पीटिए, वो आवाज़ करेगा। और थाली को पीटते ही उस पर आप हाथ रख दीजिए, कंपन बंद हो जाएगा, आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। यानी कि बिना वाइब्रेशन के साउंड उत्पन्न नहीं होगा। कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है और कंपन रुकने पर ध्वनि भी रुक जाती है, ठीक है। जैसे कि आप एक जल तरंग, इस तरह से आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ये भी आप बना सकते हैं। जैसे कि एक में थोड़ा कंपनी है, अगले में उससे ज़्यादा, अगले में उससे ज़्यादा, अगले में उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो आप जब बजाइएगा ना तो सारे में अलग अलग साउंड क्रिएट होगा, सारे में अलग अलग ध्वनि सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके जल के कारण। इसमें कम जल है तो इसमें अलग साउंड सुनाई देगा, इसमें अलग, इसमें अलग, थोड़ा, यानी कि इसमें थोड़ा हल्का साउंड, इसमें थोड़ा भारी, इसमें भारी, इसमें भारी, इसमें और भारी साउंड, थोड़ा मतलब थोड़ा, हाँ, भारी टाइप का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है ना। किसके कारण? तो इसमें जितना ही द्रव्य भरा है उसके कारण।
उसके कारण इसका वाइब्रेशन अलग अलग होता है, ठीक है। इसका देखिए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। अब हम देखेंगे कि आदमी साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड करता है। तो हम क्या बोले, बिना वाइब्रेशन के साउंड क्रिएट नहीं होगा। आप अपने कंठ पे आप कुछ बोलिए और अपने कंठ पे हाथ रखिए, तो आपको लगेगा कि आपके कंठ के अंदर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। आप रख के देखिए, आप कुछ बोलिए और कंठ पे हाथ रख के देखिए, तो आपको लगेगा कि आपका कंठ के पास कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। तो उसी वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंग्स कहते हैं। अब इस लैरिंग्स का फोटो दिखा दे। तो देखिए यहाँ पे जो आपको वोकल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, ये वोकल कॉर्ड, यही है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स को ही वोकल कॉर्ड या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स और उसके नीचे ट्रैकिया आता है। तो देखिए हम जहाँ से ये जो वाइंड पाइप हुआ, देखिए मान लीजिए हम खाना खाते हैं, ये छोटा सा पाइप है जिसमें से खाना यानी कि फूड और प्लस में एयर दोनों जाता है, ठीक है। और इसी के कारण साउंड उत्पन्न होता है। एयर जाता है जिसी के कारण ना साउंड क्रिएट होता है। हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलता है कि ना, और ये हवा इसको वाइब्रेट करता है, और ये जब वाइब्रेशन होता है तब इस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के कारण ही साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि देखिए एयर फ्रॉम लंग्स पासेज थ्रू वोकल कॉर्ड विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। अब जो वो वाइब्रेट करता है तभी ना साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखिए आदमी का वोकल कॉर्ड थोड़ा बड़ा होता है। आप देखिएगा कंठ जो होता है आदमी का थोड़ा बड़ा होता है और औरत सबका थोड़ा छोटा होता है। इसीलिए देखिए मेंस वोकल कॉर्ड 20 mm और वोमेंस का 15 mm और बच्चा का और छोटा होता है। और वोकल कॉर्ड बड़ा होता है इसीलिए आदमी का आवाज़ थोड़ा भारी हो जाता है और वोमेन का थोड़ा पतला होता है, ठीक है। ये होता है। अब उसके अंडर लैरिंग्स इस टाइप का होता है, ठीक है। अभी जो हम आपको लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स बताए हैं, तो उसके अंदर से इस टाइप का होता है। यहाँ से एयर पास करता है और ये एयर इन दोनों वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करता है और जिस वाइब्रेशन के कारण साउंड उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका फोटो भी आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो मनुष्यों में ध्वनि का उत्पादन स्वरयंत्र यानी कि लैरिंग्स द्वारा होता है। जब फेफड़ों से हवा वोकल कॉर्ड से होकर गुजरती है तो कंपन करने लगता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। और पुरुषों में स्वर मतलब वोकल कॉर्ड 20 mm का होता है, महिलाओं में 15 mm का, बच्चों में बहुत छोटा होता है। ये हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आपके अंदर जो वोकल कॉर्ड है उसके वाइब्रेशन के कारण साउंड उत्पन्न होता है। उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप एक इस तरह का डिब्बा लीजिए, उसमें ऊपर रबर लगा दीजिए और नीचे से आप क्या कीजिए, बोलिए कुछ, तो ये वाइब्रेट करेगा। ये जो ऊपर जो रबर आप लगाए हैं वाइब्रेट करेगा, जिससे हमको पता चलता है कि वाइब्रेशन के कारण ही, देखिए अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ ईयर ड्रम। तो हमारे कान के अंदर जो वाइब्रेशन होता है इससे कान ध्वनि हमको सुनाई देता है। अब देखिए ये तो हम वोकल कॉर्ड के बारे में आपको बताए हैं, ठीक है। यानी कि स्वर यंत्र के बारे में बताए हैं कि हमारे कंठ से ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, और ये तो बता दिए। उसके बाद देखिए कंठ से ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है ये बता दिए। अब हम देखेंगे कि जब हम बोलते हैं तो कि कोई सुनता है तो कैसे सुनता है। तो देखिए कैसे सुनेगा, मान लीजिए आपका ईयर है, जैसे कि हाँ ये देखिए मान लीजिए आप बोले तो हम क्या किए, क्या हम बोले हैं कि वाइब्रेशन के कारण ही साउंड उत्पन्न होगा। तो जब हम कुछ बोले तो यहाँ पे माध्यम का कुछ कौन होगा, ये वाइब्रेशन करते 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 वाइब्रेशन करते यहाँ पर जाएगा, हमारे ईयर ड्रम के पास जाएगा और ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होगा। और जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो ये दोनों हड्डी भी वाइब्रेट होगा, और जिसके कारण ये तो कुछ साउंड क्रिएट करेगा। और ये साउंड हमारे दिमागों, ये वाइब्रेशन मतलब कुछ क्रिएट करेगा और ये वाइब्रेशन हमारे दिमागों तक जाएगा, और वो साउंड तब उससे हमको पता चलता है कि क्या आदमी बोल रहा है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर हम कुछ बोलेंगे, यहाँ तक तो हम समझ गए कि साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जैसे अगर आप बताइए कि अगर हम टेबल पे मारेंगे, टेबल पे हाथ पे पीटिए, टेबल को हाथ से पीटिए, तो आपको साउंड सुनाई दे रहा है कि ना। तो वो साउंड आपको किस माध्यम से सुनाई दे रहा है, तो माध्यम क्या है, देखिए हमारे रूम में एयर है कि ना। जब हम टेबल को पीट रहे हैं तो क्या हो रहा है
कि वो माध्यम के कण उसमें क्या है, हमारा एयर, हवा वाइब्रेट कर रहा है और हवा का वाइब्रेशन हमारे कानों तक आ रहा है और तब हमको साउंड सुनाई दे रहा है। अब एक तो वही होता है, देखिए, साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज बट नॉट थ्रू वैक्यूम। इफ देयर इज नो एयर साउंड कैन नॉट ट्रेवल, यानी कि ध्वनि ठोस, द्रव और गैसों में यात्रा कर सकती है लेकिन रिक्त स्थान यानी कि वैक्यूम में नहीं। यदि हवा ना हो तो ध्वनि नहीं सुनाई देती है। अब देखिए कैसे, जैसे कि देखिए, अब हम पहले देखते हैं लिक्विड में कैसे साउंड सुनाई देता है। तो आप पानी लीजिए, इस तरह से पानी लीजिए, पानी भर दीजिए और पानी के अंदर घंटी बजाइए और पानी के सतह पे ऐसे कान लगाइए, आपको साउंड सुनाई देगा। यानी कि हमको ये पता चल गया कि लिक्विड में साउंड ट्रेवल करता है, साउंड ट्रेवल थ्रू लिक्विड, मीडियम लिक्विड, यानी कि बेल को जब वाटर में बजाएंगे तो साउंड हमको सुनाई देगा, यानी कि हमको पता चलेगा कि साउंड ट्रेवल करता है लिक्विड में। अब देखिए इस तरह से अब हम सॉलिड में देखेंगे। लिक्विड में तो हम देख लिया, अब हम सॉलिड में देखेंगे। सॉलिड क्या हुआ, मान लीजिए टेबल है, ये टेबल सॉलिड है, इधर से ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको स्क्रैच कर रहा है या मार रहा है इसको, तो ये साउंड इधर सुनाई इसको दे रहा है। तो ये किस माध्यम से ट्रेवल कर रहा है, ये सॉलिड माध्यम से ट्रेवल कर रहा है। और जब ये कान उठा लेगा और यहाँ पे कर लेगा, मतलब गर्दन अगर सीधा कर लेगा और यहाँ पर सर कर लेगा, तो भी इसको साउंड सुनाई देगा, लेकिन किस माध्यम से सुनाई देगा, एयर के माध्यम से, यानी कि गैस के माध्यम से। समझ में आया। और जब ये कान लगाया हुआ है इस पर, तो किस माध्यम से सुनाई दे रहा है, ये सॉलिड के माध्यम से, यानी कि अगर ये सर उठा लेगा तो गैस के माध्यम से सुनाई देगा और ये कान लगाया हुआ है तो इसको सॉलिड के माध्यम से सुनाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि स्क्रैचिंग अ मेटल रॉड या फिर किसी भी मेटल या फिर ठोस से को हम इधर से स्क्रैच करेंगे तो साउंड हमको सुनाई देगा और इससे पता चलेगा कि साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में। ठीक है, और उसके बाद ये गैस, अब देखिए मान लीजिए आप इसके अंदर से पूरा साउंड निकाल दिए, इसमें फ़ोन रखे हुए हैं, ठीक है, तो फ़ोन का घंटी सुनाई देगा, लेकिन इसी को गिलास को आप मुंह में रख के और इस मुंह से ही पूरा हवा निकाल दीजिए तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसका हवा निकाल लेने से यहाँ पे कोई मीडियम नहीं बचा है और मीडियम नहीं बचा है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरी होता है, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। यानी कि अगर एयर हम रिमूव करेंगे ग्लास से तो साउंड बिकम फेंट, खाली हो जाएगा और हमको चाहिए एयर, बिना एयर के हमको कोई साउंड नहीं सुनाई देगा, क्योंकि एयर में भी कण होते हैं और वो कण वाइब्रेशन करता है तभी हमको सुनाई देता है, बिना वाइब्रेशन के तो साउंड हमको सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है, और वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब यही हम आपको बताए हैं ईयर से हम कैसे आवाज़ सुन सकते हैं, इसी के कारण, इसी एक एक्सपेरिमेंट के कारण। पहले समझ लेते हैं तब इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। आवर ईयर हैज़ एन ईयर ड्रम डेट वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव रीच इट एंड और दिस वाइब्रेशन आर सेंट टू द इनर ईयर एंड देन टू ब्रेन विच हेल्प अस हियर। यानी कि हमारे कान में एक कान पर्दा ईयर ड्रम होता है जो ध्वनि तरंग को आने पर कंपन करता है और ये कंपन भीतरी कान से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है जिससे हम सुन पाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ से साउंड गया, ये ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेशन आगे तक जाएगा, सेंस करेगा और ये सेंस हमारे माइंड तक जाएगा और तब माइंड कहेगा कि ये आदमी ये चीज़ बोल रहा है, ये आदमी ये चीज़ बोल रहा है। अगर आप बताइए कोई बोल भी रहा है, कोई बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई बोल रहा है, ये चीज़ वाइब्रेट कर रहा है और ये चीज़ दिमाग तक जा रहा है, लेकिन दिमाग उसको समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या बोल रहा है, तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। और ये चीज़ कब होता है, मान लीजिए कोई आदमी दारू पिए हुआ है, ठीक है, तो कोई आदमी दारू पिए हुआ है तो अगर उसके सामने वाला कुछ बोल रहा होगा तो वो सुन तो रहा होगा, वाइब्रेशन भी यहाँ पे हो रहा होगा, ये सेंसरी ऑर्गन सेंस करके दिमाग पर भी दिमाग के पास भी भेज रहा होगा। बट अगर वो शराब पिए हुआ है तो वो नशा में है तो उसका दिमाग उसका कुछ पार्ट काम मतलब अलग तरीके से काम करने लगता है और वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, जिसके कारण वो उस आदमी के सुनने में मतलब समझने में दिक्कत हो जाता है। यानी कि हमारा सुना गया साउंड वाइब्रेशन जब तक दिमाग तक जाएगा और दिमाग उसको समझ के फिर से हमको बताता है कि ये आदमी क्या बोल रहा है। समझ में आया। यानी कि वाइब्रेशन के साथ साथ सेंसरी ऑर्गन माइंड तक वो वाइब्रेशन माइंड तक पहुंचता है और तब माइंड उसको प्रोसेस करके तब हमको बताता है कि ये क्या बोल रहा है। समझ में आया। और उसके बाद देखिए
कभी कभी कोई लड़का लेता है पेंसिल उंसिल और उससे कान में लगाने लगता है, तो वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा मान लीजिए हम कान में ऐसे पेंसिल उंसिल लगा रहे हैं तो ये ईयर ड्रम को हानि पहुंचाएगा। मान लीजिए इस ईयर ड्रम में छेद हो गया तो क्या होगा, हम जो साउंड सुनेंगे वाइब्रेशन उस ये तो पर्दा फट गया, और पर्दा फट गया तो वाइब्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमको सुनने में दिक्कत होगा। इसीलिए किसी भी नुकीली चीज़ से कान को नहीं खोदना चाहिए। यही लिखा हुआ है, नेवर पुट पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन द एयर, यानी कि कभी नुकीली वस्तु कान में नहीं डालनी चाहिए। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था थोड़ा, इसीलिए बता दिए हैं, ठीक है। और तब अब देखिए, अब समझ में आएगा ये चीज़। अगर आप मान लीजिए ये पर्दा है, ठीक है, तो हमको साउंड कैसे सुनाई देता है? इधर से बोलेंगे एयर जाएगा और ये वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण हमको पता चलेगा कि वाइब्रेशन के कारण साउंड सुनाई देता है, ठीक है। और हमको पता चलेगा कि हम जब कुछ बोलते हैं तो उसका वाइब्रेशन होता है, ठीक है। और बिना वाइब्रेशन के साउंड क्रिएट हो पाएगा? नहीं। और ये एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ था, ये इनर एयर यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो होता है ये क्या होता है, ये इनर एयर है, और यहाँ से यहाँ ये बाहर वाला क्या है, ये आउटर एयर है, ठीक है। और इनर एयर में ही यहाँ पे एयर ड्रम है, ये एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, और ये दोनों हड्डी जिसके कारण वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशन हमारे दिमाग तक जाएगा, और दिमाग प्रोसेस करके बताएगा कि सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब 2-3 चीज़ें होती हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर का आ गया है, इन चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले हम पहला चीज़ देखेंगे कि ये एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे टाइम पीरियड, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, एप्टीट्यूड का मतलब होता है आयाम, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाइब्रेशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विस्थापन के कारण जो वाइब्रेशन होता है उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब ये समझ में नहीं आया, चलिए अब इसको डिटेल से समझते हैं क्या होता है। जैसे कि हाँ, अगर आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए जो कोई साउंड क्रिएट हुआ, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। अब पानी है, पानी में आप पत्थर फेंकिएगा तो कैसे ऐसे ऐसे वेव होता है ना, तो सेम टू सेम साउंड भी वैसे ही ट्रेवल करता है, ठीक है। तो साउंड देखिए, इसमें क्या हुआ है, इस तरह से ये एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम किसको बोलेंगे, तो देखिए माध्य स्थिति है, मीडियम डिस्प्लेसमेंट यानी कि माध्य स्थिति ये है। माध्य स्थिति से जो विस्थापन होता है उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये देखिए, माध्य स्थिति से थोड़ा कम ही विस्थापन हुआ है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, तो इसका लो एम्पलीट्यूड है। और लो एम्पलीट्यूड का साउंड हमको क्या सुनाई देगा, धीरे, साउंड धीरे सुनाई देगा। देखिए, जैसे कि अगर लो एम्पलीट्यूड रहेगा, यहाँ पे देखिए लो एम्पलीट्यूड रहेगा तो साउंड धीरे धीरे सुनाई देगा। जैसे कि कोई कानाफूसी कर रहा है तो साउंड हमको क्या सुनाई देगा, धीरे, क्वाइट साउंड सुनाई देगा, क्वाइट साउंड, अगर लो एम्पलीट्यूड रहेगा। और वही अगर हाई एप्टीट्यूड रहेगा, देखिए हाई एप्टीट्यूड यानी कि इसका माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है कि ना। देखिए, इसमें कम विस्थापन था, इसमें ज़्यादा विस्थापन हो गया, तो हमको साउंड क्या सुनाई देगा, लाउड। लाउड मतलब क्या होगा, शेर का ध्वनि कैसा होता है, लाउड। और बच्चा का ध्वनि मतलब बच्चा के ध्वनि में क्या होता है, पिच, ये वाला पिच ज़्यादा होता है, लेकिन शेर के ध्वनि में ये लाउड ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शेर के ध्वनि का एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है, और बच्चे के ध्वनि का पिच ज़्यादा होता है। तो पिच अभी समझाएंगे तो बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए शेर का ध्वनि लाउड क्यों होता है। लाउड क्यों होता है, यहाँ पे देखिए, तो लाउड साउंड समझ में आया, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो साउंड ज़्यादा लाउड सुनाई देगा। मान लीजिए कोई पक्षी जब चहचहाता है तो उसका साउंड हमको ज़्यादा लाउड सुनाई देता है, नहीं। फिर उसके बाद अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए ये 1 सेकेंड, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये जो साउंड जितना बार ऑसिलेशन पूरा करेगा, मतलब एक चक्र पूरा करेगा, यानी कि देख लीजिए यहाँ से साउंड ट्रेवल किया है, ऐसे गया है और ऐसे गया है, यहाँ पर आया, ये एक फ्रीक्वेंसी हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ट्रेवल किया, यहाँ तक आया, ये 2 फ्रीक्वेंसी हुआ। यानी कि यहाँ पर 1 सेकेंड में 2 फ्रीक्वेंसी ही ट्रेवल हुआ है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया 1 फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 फ्रीक्वेंसी, फिर
3 फ्रीक्वेंसी, फिर 4 फ्रीक्वेंसी, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो इसमें 1 सेकंड में जितना ज़्यादा बार ये ऑसिलेशन पूरा किया है उसका उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो बच्चा का आवाज़ साउंड हाई पिच होता है, इसलिए उसका साउंड ज़्यादा तीक्ष्ण सुनाई देगा आपको। लेकिन शेर का साउंड ज़्यादा लाउड सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि शेर का एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है और बच्चा का पिच ज़्यादा होता है। ठीक है, बच्चा का पिच ज़्यादा होता है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर बच्चा का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है। समझ में आया इन दोनों में अंतर? जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे अगर कोई कानाफूसी कर रहा है तो उसका एप्टीट्यूड कम होगा, और अगर जोर से बोल रहा है तो उसका एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, तो ये साउंड लाउड सुनाई देगा। यानी कि साउंड का लाउडनेस किस पे निर्भर करता है? एप्टीट्यूड पे। ठीक है, और उसके बाद साउंड का तीव्रता यानी कि तीक्ष्णता किस पे निर्भर करता है? तो फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कितना सारा फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो इसका हाई पिच हो जाएगा, तीक्ष्ण आवाज़ आएगा। और यहाँ पे देखिए कितना लो फ्रीक्वेंसी है, बहुत कम साउंड, 1 सेकेंड में 2 ही फ्रीक्वेंसी हो पा रहा है, इसलिए ये लो पिच यानी कि कम तीक्ष्ण सुनाई देगा। तो इन चीज़ों को आपको समझ में आया? ठीक है, यानी कि देखिए आयाम, अधिकतम विस्थापन यह ध्वनि की तीव्रता निर्धारित करता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आयाम तीव्रता, ठीक है, और आवृत्ति तीक्ष्णता, ठीक है, पिच। ठीक है, लाउडनेस सीधा समानुपाती होता है एम्पलीट्यूड के। लाउडनेस सीधा समानुपाती होता है एम्पलीट्यूड के। हम आपको समझा ही दिए। यहाँ पे देखिए लाउडनेस सीधा समानुपाती होगा एम्पलीट्यूड के। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को कैसे फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हर्ट्ज से। ठीक है, हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को हम बता दिए प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। जितना ज़्यादा दोलन होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, और जितना बड़ा आयाम होगा ध्वनि उतनी ही तेज होगी। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा आयाम है, इसलिए ध्वनि यहाँ पे तेज है। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए ढोलक बजा रहा है तो उसका क्या ज़्यादा होगा? आयाम ज़्यादा होगा। ठीक है, और कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो इसमें क्या ज़्यादा होगा? इसका पिच ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, और कोई साउंड देखिए ऑडिबल है और कोई इनऑडिबल है। तो आदमी कहाँ से कहाँ तक आवाज़ सुन सकता है? तो आदमी सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। 20 हर्ट्ज से कम साउंड भी ध्वनि नहीं सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि भी नहीं सुन सकता है। इसके बीच का ही साउंड आदमी सुन सकता है। ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कम को इंफ्रा साउंड कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से अधिक को अल्ट्रा साउंड कहते हैं। ठीक है, डॉग एंड बैट्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला साउंड कौन सुन पाएगा? डॉग और चमगादड़। ठीक है, इसका नॉइज पोल्यूशन किसको बोलेंगे? जो नॉइज हमको अच्छा लगेगा वो नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, और जो नॉइज हमको अच्छा नहीं लगेगा वो हमारे लिए नॉइज पोल्यूशन है। जैसे कि हमारे पीछे देखिए अभी बज रहा है, ये किसी को अच्छा लगेगा, उसके लिए नॉइज पोल्यूशन नहीं है, बट हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया? ये नॉइज पोल्यूशन है। तो देखिए प्लीजेंट एंड रेगुलर साउंड उसको कहेंगे म्यूजिक। प्लीजेंट एंड रेगुलर साउंड उसको कहेंगे म्यूजिक, मतलब जो साउंड हमको अच्छा लगेगा उसको हम कहेंगे म्यूजिक। और अनप्लीजेंट और इरेगुलर साउंड कहेंगे, जैसे कि ट्रैफिक हॉर्न, मशीन की आवाज़, उसको हम नॉइज कहेंगे। जैसे कि हमारे पीछे जो बज रहा है वो क्या है? हमारे लिए तो नॉइज ही है, क्योंकि हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो हमारे लिए अनप्लीजेंट है और वो इरेगुलर साउंड है। ठीक है, तो संगीत यानी कि मधुर और नियमित ध्वनि, और शोर यानी कि अप्रिय और अनियमित ध्वनि। ये आपको समझ में आया? यानी कि म्यूजिक कैन बिकम नॉइज इफ टू लाउड। देखिए जैसे कि हमारे पीछे जो भी बज रहा है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, इसके कारण हमको सुनने में चिड़चिड़ा महसूस हो रहा है, यानी कि वो क्या हो गया? वो नॉइज हमारे लिए क्या हो गया? नॉइज हो गया। वो साउंड हमारे लिए क्या हो गया? नॉइज हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि यदि संगीत बहुत तेज हो जाए तो वह शोर बन जाता है, जैसे कि अभी बन गया है ये नॉइज पोल्यूशन बता दिए। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, जैसे कि अभी हमारे पीछे हो रहा है। ये कहाँ होता है? व्हीकल या फिर लाउड स्पीकर। देखिए पीछे लाउड स्पीकर बज रहा है, वो हमारे लिए नॉइज पोल्यूशन कर रहा है।
या फिर मशीन या फिर क्रैकर या फिर टीवी का हाई वॉल्यूम भी नॉइज पोल्यूशन है। और इसके कारण क्या होता है, देखिए अभी जैसे पीछे बज रहा है तो हमको नींद आएगा नहीं, सोने में दिक्कत होगा, यानी कि लैक ऑफ स्लीप, और इसके कारण हमको चिड़चिड़ा हो जाएंगे, और चिड़चिड़ा हो जाएंगे तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। और एंग्जाइटी एंड हियरिंग लॉसेज, यानी कि चिंता और सुनने की क्षमता में कमी आ जाएगी, यानी कि इतना साउंड आएगा तो हमको सुनने का कुछ मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखिएगा, वो तो देखिए जैसे कि यहाँ पे जैसे हम आपको बताए हैं, कहाँ गया, हाँ, लाउडनेस समानुपाती एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि अगर लाउडनेस 2 है तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है, देखिए कहाँ गया, हाँ, if the amplitude become twice the loudness increases by factor of 4, फैक्टर ऑफ 4 से इंक्रीज करेगा। समझ में आया कैसे हैं? लाउडनेस एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट डेसिबल, और हम जो आयाम होता है उसको किस से, डेसिबल से सूचित करते हैं। जैसे कि देखिए नॉर्मल ब्रीथिंग का साउंड होता है 10 डेसिबल, बहुत धीरे ऐसे, तो ये 10 डेसिबल हुआ। सॉफ्ट विस्पर, मतलब धीरे धीरे आवाज बोलते हैं, तो ये हुआ 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो कि अभी हम बोल रहे हैं ये हो गया 60 डेसिबल। मान लीजिए कोई ट्रैफिक है वो 70 डेसिबल, और एवरेज फैक्ट्री से जो आवाज़ आता है वो है 80 डेसिबल, और 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो गया तो वो नॉइज पोल्यूशन होगा। जैसे कि हमारे पीछे जो अभी बज रहा है वो लगभग 85 डेसिबल होगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया। और नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो साइलेंसर यूज करना चाहिए, जो कोई मोटरसाइकिल में लगा रहता है और कोई उसी साइलेंसर को हटा देता है तो क्या होता है, फटफट आवाज आता है, जो कि नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। मशीन से, व्हीकल में क्या लगाना चाहिए, साइलेंसर। अवॉइड करना चाहिए लाउड स्पीकर नियर हाउस में, जैसे कि पीछे लाउड स्पीकर लगा हुआ है तो हमको ऐसे जगह पर घर में नहीं रहना चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना चाहिए सड़क के किनारे, इससे भी क्या होगा, साउंड कम, मतलब साउंड का थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस करना चाहिए, टीवी के वॉल्यूम को कम करना चाहिए। और उसी को हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्वनि प्रदूषण वातावरण में अत्यधिक अवांछनीय होना, और इससे हानि क्या होता है, नींद की कमी, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और रोकथाम, मशीन, साइलेंसर लगाना, ये सब हिंदी में दिया हुआ है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आप देख लीजिएगा। वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड, और पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, नॉइज पोल्यूशन क्या है, एक्सेसिव अनवांटेड साउंड। तो आपके चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। अगला वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।